अब आओ दोबारा डेफिनेशन पढ़े। लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन CIE नेटवर्क, ऐसे समझ लो। लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन टू पे अदर बिजनेसेस, अदर एंटिटीज, जो कि एग्जाम्पल में था वी मास्टर। तो यानी कि लायबिलिटीज आर दोज ऑब्लिगेशंस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन टू पे अदर एंटिटीज, दे रिप्रेजेंट द अमाउंट ओड। ओड मतलब मैं ओ करता हूं, मैं कितना अमाउंट ओ करता हूं, ओ मतलब उधार। दे रिप्रेजेंट द अमाउंट ओड टू लेंडर्स फ्रॉम विच द ऑर्गेनाइजेशन बोरोड। मैंने इससे कितने मार्केट्स बोरो करे हुए थे? 3,000 रुपये। तो मैं कितने पैसे इसके ऊपर ओ करता हूं, मैंने कितने पैसे इसको वापस देने होंगे? 3,000 रुपये। वो 3,000 रुपये मेरे लिए क्या होगी? लायबिलिटी। जब तक पे नहीं कर देता तब तक वो मेरे लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। अच्छा, जरूरी नहीं है मैंने उससे मार्केट लिया, हो सकता है मैं बैंक गया और बैंक से लोन लेके आ गया। मेरा एक इदारा, लेट सपोज हम इस इदारे की बात करते हैं CIE नेटवर्क। CIE नेटवर्क ने बैंक से जाके 1 मिलियन का लोन ले लिया। क्या वो मेरा अपना पैसा है? नहीं, लोन लिया है। मेरा लेंडर कौन है? बैंक है। लेट सपोज मैंने मीज़ान बैंक से ले लिया। हाँ, मीज़ान बैंक से जब मैंने 1 लाख रुपए लिए, जब मैंने उनसे पैसा 1 लाख रुपए, 1 मिलियन बोला था ना मैंने, हाँ, तो 10 लाख रुपए जब मैंने लिए, तो वो 10 लाख रुपए मैंने उसे कल नहीं तो परसों वापस तो करने। तो यानी कि मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई। कितने रुपए की? 1 मिलियन की ऑब्लिगेशन आ गई। क्या ऑब्लिगेशन है? कि मैंने इसको 1 मिलियन वापस देने हैं, एक दूसरी एंटिटी को वापस देने हैं। दूसरी एंटिटी कौन है? मीज़ान बैंक है। तो अब जरा बात को गौर से सुनो। आओ अब इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ता हूँ, एग्जाम्पल को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू पे अदर एंटिटीज। ये तो समझ आ गया कि हमने उसको पे करना है मीज़ान बैंक वाले को। दे रिप्रेजेंट द अमाउंट, 1 मिलियन लिया हुआ है। दे रिप्रेजेंट द अमाउंट ओड, मैंने कितना पैसा ओ करता हूं, कितना पैसा CIE नेटवर्क ओ करता है? 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख रुपए। दे रिप्रेजेंट अमाउंट ओड दैट इज 1 मिलियन टू लेंडर। कौन लेंडर है? मीज़ान बैंक, मीज़ान बैंक वाला। टू लेंडर विच द ऑर्गेनाइजेशन बोरोड, जिससे मैंने बोरो किया था। तो मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है? मेरे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है? मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि मैंने उस लेंडर को जो पैसे मैं ओ करता हूं, जो मैंने उससे पैसे बोरो करे थे, वो वापस करने हैं उसे। वो क्या करने हैं? वापस करने हैं उसे। तो इतनी बात तो मैं समझ आ गई कि व्हाट आर लायबिलिटीज? उधार। एक लफ्ज में उधार को कहा जाता है सर, कोई भी उधार हो सकता है। वो आपने किसी से कोई सामान लिया हो, उसको पैसे देने हो, किसी से पैसे लिए हो, वो पैसे वापस देने हो, दोनों ही उधार है, दोनों ही उधार है। मैं किसी से दोस्त से बोलूँ यार तेरा जैकेट बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे दे दे, उधार। हाँ, मैं एक दोस्त की शॉप पे जाऊँ और वहाँ से एक iPad ले आऊँ, बोलूँ यार अगले हफ्ते पैसे ले लियो, उधार है। बात समझ आती है? मैं एक दोस्त की शॉप पे जाता हूँ, उसके शॉप से मैं कोई सेलफोन उठा लेता हूँ, जाके बोलता हूँ यार ये वाला दे दे मुझे, तो वो मुझे देता है, मैं लेके आ जाता हूँ। 1-2 हफ्ते बाद मैं उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बात समझ? तो जब तक वो टाइम पीरियड रहा तब तक वो मेरे लिए क्या रही चीज़? उधार रही। क्या रही? उधार रही। तो लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू पे अदर एंटिटीज। पे करने की ऑब्लिगेशन होती है। दे रिप्रेजेंट, लायबिलिटीज क्या होती हैं? रिप्रेजेंट करती हैं द अमाउंट। तो लायबिलिटी कौन था? मैं नहीं, वो अमाउंट लायबिलिटी थी बेसिकली। कौन सी? बैंक से जो लिया था 1 मिलियन, या मार्कर के जो 3,000 रुपए देने थे, वो लायबिलिटी थी। दे रिप्रेजेंट द अमाउंट ओड टू लेंडर्स फ्रॉम विच द ऑर्गेनाइजेशन बोरोड। लायबिलिटीज आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड into 2 categories, namely current and non-current liabilities। यानी के तुम्हें इतनी बात अगर समझ आ गई, देखो मैं तुम्हें बोला अकाउंट जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आसान होती जाएगी, जितना शुरू की चीज़ें भूलते जाओगे उतनी मुश्किल होगी। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ये बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाने में, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लेता हूँ। कभी कभी तो मैंने पूरे आधे साल सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाई है, ताकि ये जो फाउंडेशन है ना ये मजबूत हो जाए, तो ऊपर तो इमारत पर ऐसी खड़ी होगी कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे भी इसने क्या बोला कि जो लायबिलिटीज हैं वो बेसिकली 2 कैटेगरीज के अंदर है। कितनी कैटेगरीज में? 2 कैटेगरीज के अंदर है। अच्छा भाई, अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। अच्छा भाई, अब जरा बात को गौर से सुनिए। पहली कैटेगरी कौन सी है? करंट एसेट है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? नॉन करंट एसेट है। सॉरी, मैं ध्यान कहीं और था। करंट लायबिलिटी है और
करंट, नॉन करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटीज है। अच्छा, अब तुम्हें इतना तो पता है कि करंट का मतलब यही होगा कि जो विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड की बात की जाए, और नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब यही होगा जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बात की जाए। ऐसा ही होगा, ये बात तुम्हें समझ आती है? यानी कि करंट का मतलब क्या होगा, जो विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड बात की जाए, जो करंट एसेट के बारे में बात की थी 1 साल के अंदर, और इसी तरीके से नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में बात की जाए तो 1 साल से ज्यादा अरसा, आसान कर देता हूं। वो लायबिलिटीज, वो पैसा जो तुमने किसी से बोरो करा हुआ था और तुमने 1 साल के अंदर, 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे करना है, वो तुम्हारी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी इसी साल पे करना है, करंट है, करंट लायबिलिटी है। एक लोन तुमने लिया हुआ है जो तुमने 5 साल बाद जाके पे करना है, नॉन करंट लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? नॉन करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी कौन सी है? जो इसी साल पे करनी होगी। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी है? जो 1 साल बाद पे करनी होगी, 1 फाइनेंशियल ईयर के बाद पे करनी होगी, 1 अकाउंटिंग पीरियड के बाद पे करनी होगी। वो कौन सी लायबिलिटी बन गई? नॉन करंट लायबिलिटी। आसान होती जा रही है ना चीज। आओ डेफिनेशन पढ़ें। व्हाट आर नॉन करंट लायबिलिटीज? सुनिएगा, दीज आर द अमाउंट्स owed by the business to other entities which can be paid after the accounting period of the business, क्या लिखा हुआ है, क्या बोला था? तुम लोग समझ जाओगे ये बात फौरन से कि ये वो अमाउंट है जो बिजनेस ओ तो करता है, यानी कि बिजनेस के पास ये पैसा रखा हुआ है किसी और का, लेकिन बिजनेस ने ये कब पे करना है? कैन बी पेड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द बिजनेस, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के बाद। इस साल पे नहीं करना, अगले साल पे करना है। नॉन करंट लायबिलिटी बन गई। नॉन करंट लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में इस वजह से लिख देता हूं बच्चों को ताकि उन्हें आसानी से समझ आए। तो नॉन करंट लायबिलिटी इज द परफेक्ट वर्ड, बट इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड भी है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो कभी मैं बोलते बोलते नॉन करंट की जगह लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल जाऊं तो तुमने समझना है कि हाँ वही नॉन करंट की बात कर रहे हैं सर, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। अच्छा सर, तो क्या इसका मतलब लॉन्ग टर्म एसेट भी होते हैं? ऐसी टर्म नहीं होती, कोई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है। अकाउंटिंग में नॉन करंट एसेट ही कहा जाता है, और इसके अंदर भी तुम लोग यही बोलो, नॉन करंट लायबिलिटीज बोलो, या इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलना चाहते हो तो वो सही है, वो करेक्ट टर्म है। बट नॉन करंट लायबिलिटी, बट लायबिलिटी समझो, मैंने एक बैंक से लोन लिया हुआ और मैंने उसे 2 साल बाद पैसे देने, कौन सी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड से क्रॉस करके, अकाउंटिंग पीरियड सबसे बड़ा कितना होता है? 12 महीने का। मैंने 2 साल बाद पे करना है तो अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा हो गया। हाँ, बात समझ आई? बिल्कुल। एग्जाम्पल, बैंक लोन हम लोग समझ चुके हैं। बैंक लोन, अब जरा सुनिएगा, यहां पे एक और चीज लिखी हुई है। बैंक लोन होता क्या है? बैंक लोन इज द फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसा, फाइनेंस बोरोड फ्रॉम द बैंक फॉर मोर देन अ ईयर, यानी कि वो फाइनेंस होता है, वो पैसा होता है जो मैं 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए बैंक से ले लेता हूं कि मैं उसको 2-3 साल बाद जाके पेमेंट कर दूंगा, 5 साल बाद जाके पेमेंट कर दूंगा, 10 साल का प्लान भी होता है, 10 साल बाद जाके पेमेंट कर दूंगा। सही है? अच्छा, दे आर सब्जेक्ट टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, दे आर सब्जेक्ट टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कुछ नहीं है, आपके काम की बात नहीं थी ये। दे आर सब्जेक्ट टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब मैं लोन लूंगा तो बैंक वाला इतना शरीफ का बच्चा नहीं है कि बोलेगा आज मुझसे ये 1 मिलियन लेके जा रहा है तो 1 मिलियन जो है मुझे 5 साल बाद वापस कर देना। वो बोलेगा मैं इस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मैं इस पर सूद चार्ज करूंगा, जो कि कभी भी मैं तुम लोग को अगर अपना बताऊं, मैंने बैंक से कुछ नहीं लेना, मैं कभी बैंक से कुछ नहीं लूँगा क्योंकि उसके अंदर सूद होता है। तो हम जो पढ़ा रहे होते हैं, मैं तो बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ से बहुत बचना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है सूद से। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, इस वजह से अब सीखने के लिए समझो इस बात को। बैंक वाला पता है क्या बोलता है? बैंक वाला बोलता है कि तुमने मुझसे 1 मिलियन लिए, 5 साल बाद वापस दे देना, लेकिन 1.2 मिलियन देना, यानी कि 2 लाख रुपए ज़्यादा पे कर देना। वो 2 लाख रुपए किस बात के हैं? इंटरेस्ट के पैसे हैं।
इंटरेस्ट मांग रहा है। तो याद रखिएगा जो ये लायबिलिटीज होती हैं, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। यानी कि अगर मैंने किसी से 1 मिलियन का लोन लिया हुआ था तो मैं उसे अब 5 साल बाद 1 लाख रुपए वापस नहीं दूंगा, बल्कि कितने वापस दे रहा हूँ, वो उनके रेट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इट इज सब्जेक्ट टू अ फिक्स रेट। रेट का मतलब परसेंटेज। अगर तुम्हें बहुत आसान लफ्जों में बोल दूं तो रेट का मतलब परसेंटेज। तो एक परसेंटेज होती है जो मुझे ऊपर देनी पड़ती है। यानी कि अगर मैंने 10 लाख रुपए लिए हुए हैं और मुझे अगर उसका 10% इंटरेस्ट रेट पे करना है तो 10 लाख का 10% 1 लाख बनता होगा, तो 1 लाख एक्स्ट्रा पे करूंगा, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब मैं उसको जब 5 साल बाद जाके पेमेंट कर रहा हूँ तो टोटल पेमेंट उसको मैंने कितनी करी होगी, 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए पे किए होंगे मैंने उसको। बात समझ आती है? अच्छा भाई, अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। अच्छा, अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। देखो यार, हम लोगों ने इतना तो देख लिया, अब जरा चीज को गौर से सुनिएगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसे कहा जाता है, पहले वो जरा गौर से देख लो। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब वो पैसा जो मैंने 1 साल बाद जाके पे करना है, अकाउंटिंग पीरियड के बाद जाके पे करना है। मैंने एग्जांपल किसकी दे दी? मैंने एग्जांपल तुम लोगों को दे दी किस चीज की? बैंक लोन की। अच्छा खैर, तो ये हम लोगों ने यहां तक बात को समझ लिया। वो असल में यहाँ पे इस वजह से तुम लोगों को बता देता हूँ, बार बार देख रहा हूँ, पता नहीं कोई आवाज़ आ रही थी। असल में सीन ये है कि अभी रात के 3 बज रहे हैं और भाई सेंटर में फुल अकेला है अभी यहाँ। अच्छा खैर चलो, तुम लोगों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा बेटा, अब जरा आगे बात को गौर से सुनिएगा यार। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज के बारे में। व्हाट आर करंट लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज किसको कहा जाता है यार? करंट लायबिलिटीज को जरा गौर से देखना। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं मेरा बेटा जो तुम साल के अंदर अंदर पे ऑफ कर देते हो, यानी कि विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड पे कर दोगे। जैसे मैंने ये मार्कर खरीदे थे, तो ये मार्कर में क्या करूंगा, मार्कर के पैसे 3000 रुपए फौरी तौर पे कर दूंगा। तो कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो मैं साल के अंदर पे करता हूँ, कुछ ऐसी होती हैं जो साल के बाद पे करता हूँ। अच्छा सर, ये आप खुद डिसाइड करते हैं या जो बंदा आपको ये चीज़ दे रहा होता है वो डिसाइड करता है? जाहिर सी बात है, वही डिसाइड करेगा कि उसने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देनी है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी देनी है। ये मार्कर बेचने वाला ये मेरा कौन है? इसका मेरा रोज़ का काम है, इससे रोज़ मार्कर खरीदता हूँ, तो क्या मैं इसे उधार पर खरीदता रहूँगा 5-5 साल तक? ऐसा तो नहीं होगा, इसको पेमेंट करता रहूँगा। बैंक से एक दफ़ा लोन ले लिया मैंने, तो जब मैंने बैंक से लोन ले लिया है, जब बैंक से मुझे लोन मिल गया, तो अब मैंने उससे बार बार कोई लोन लेना देना नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन, दीज आर द अमाउंट्स ओड बाय द बिजनेस टू अदर एंटिटीज विच द बिजनेस हैज टू पे बैक विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि ये वो, सुनिएगा जरा, ये वो अमाउंट होती है जो बिजनेस ओ तो करता है टू अदर एंटिटीज विच द बिजनेस हैज टू पे। कब पे करना होता है, कब पैसा देना होता है? विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता थी। यहां पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल है ट्रेड पेएबल्स। सर अभी आपने पढ़ाया था ट्रेड रिसीवेबल्स, आपने अभी क्या पढ़ाया था? ट्रेड रिसीवेबल्स। वो समझ आ गया था कि ये वो कस्टमर होते थे जिनको हम उधार पर सामान बेचते थे। ये कौन है हमारे? ये ट्रेड रिसीवेबल्स है, क्योंकि उनसे पैसा हमने क्या करना है? रिसीव करना है। उनसे पैसा क्या करना है? रिसीव करना है। लेकिन ट्रेड पेएबल्स कौन होते हैं सर? फिर वो भी बताते हैं। जिनको मैं सामान बेच रहा हूं वो कौन है? ट्रेड रिसीवेबल्स। तो जिनसे मैं सामान खरीद रहा हूं, वो कौन है? ट्रेड पेएबल्स, क्योंकि उनको मैंने पेमेंट करनी है। मैंने तुम्हें सामान बेचा, तो मैंने तुमसे क्या करना है? पैसा रिसीव करना है। तो तुम मेरे लिए क्या हो? ट्रेड रिसीवेबल हो, यानी कि एसेट हो। लेकिन अगर मैंने तुमसे सामान खरीदा हुआ होता तो मैंने तुम्हें क्या करना होता? मैंने तुम्हें इस बार पैसा रिसीव नहीं करना, पे करना होता। तो तुम मेरे ट्रेड पेएबल्स बन जाते हैं, और जिसको पैसा देना होता है वो लायबिलिटी है, और जिससे पैसा लेना होता है वो एसेट। जिसको पैसा देना होता है वो लायबिलिटी है, और जिससे पैसा लेना होता है वो एसेट। तो यानी कि ट्रेड पेएबल्स कौन होते हैं? आओ पहले डेफिनेशन देखें। ट्रेड पेएबल्स आर दोज पीपल फ्रॉम whom the business have bought goods on credit। तो बिजनेस ने
जिससे गुड्स खरीदी होंगी उसको ट्रेड पेबल कहा जाता है। लेकिन कौन सी गुड्स? उधार वाली गुड्स। अब सुनो, मैं ये सामान आसान करता हूं, मैं ये सामान एक बंदे को बेचता हूं तो मैंने उससे पैसा रिसीव करना है, उधार पे बेचा है, पैसा रिसीव करना है, तो वो मेरा कौन है? रिसीवेबल है। पैसा रिसीव करना है, पैसा आएगा, तो ये मेरा क्या है? रिसीवेबल है। इसको मैंने किस एग्जांपल के अंदर दिया? ये मैंने इसको किस कैटेगरी में डाला? करंट एसेट की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। ये मेरा करंट एसेट है, आएगा। ये एक मार्कर है, ये मैंने एक बंदे से खरीदा, ये एक मार्कर था, ये मैंने एक बंदे से खरीदा। तो अब मैंने इस बंदे को क्या करना होगा? पैसा देना होगा, पैसा जाएगा, और जब पैसा जाएगा तो मैंने किसी को पेमेंट करनी है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ये मेरा पेएबल है। इससे पैसा लेना है तो ये रिसीवेबल है, और इसको पैसा देना है तो ये पेएबल है। जो पेएबल है वो लायबिलिटी है, और जो रिसीवेबल है वो एसेट है। ऐसा ही होता है। तो किसी को आप सामान बेच के उससे पैसा लेते हो, और किसी से सामान खरीद के उसको पैसा दे रहे होते हो। ऐसे ही तो कारोबार चल रहा होता है ना, यूं ही चलता है ना कारोबार। तो पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। बात समझ आती है? यहां से जा रहा है, यहां से आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जो करंट लायबिलिटीज होती हैं उसकी एग्जाम्पल क्या है? उसकी एग्जाम्पल है ट्रेड पेबल्स। अब आओ एग्जाम्पल देते हैं। ये एक बंदा था, मैं इससे मार्कर खरीदता हूं, मैंने इससे कितने मार्कर खरीदे? 3 मार्कर खरीदे। 3 मार्कर कितने के भाई दे रहे हो? इसने बोला भाई मैं 3000 के मार्कर्स दे रहा हूं। कितने के मार्कर्स दे रहा हूं? 3000 के। ये 3000 रुपए मैं इसको कब पे करूंगा? लेट्स सपोज इसने बोला 2 महीने बाद पे कर देना। कितने बाद? 2 महीने बाद। तो ये मेरा कौन है? ट्रेड पेएबल है, क्योंकि मैंने इसे क्या खरीदी? गुड्स। और जब गुड्स खरीदी तो जिक्र किसका आ गया? ट्रेड का। ट्रेड का जिक्र आ गया। तो फिर ये कौन है मेरा? ट्रेड पेएबल। मैंने इसको क्या करना होगा? पैसा देना होगा। अब सुनो, शॉर्ट कर लेते हैं बात को। करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? जो मैंने साल के अंदर अंदर पे करनी है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी होती है? जो साल के बाद पे करनी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की एग्जांपल क्या है? बैंक लोन, 2 साल बाद, 3 साल बाद पे करूंगा। करंट लायबिलिटी की एग्जांपल क्या है? ट्रेड पेएबल, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पेमेंट कर देनी होती है पेएबल्स को। पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स को दूसरे लफ्जों में सप्लायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्लायर। जो मुझे सप्लाई करता है, ये मार्कर्स लाके मुझे देता है, तो ये मेरा कौन है? मेरा सप्लायर। हाँ, ये मेरा क्या है? सप्लायर है। बात समझ आई? तो सप्लायर मेरा कौन है? सप्लायर अगर मुझे उधार पे सामान दे रहा है तो मेरा ट्रेड पेएबल है, क्योंकि मैं उसके साथ ट्रेडिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसके साथ बाइंग कर रहा हूं। किसकी? गुड्स की। और गुड्स की बाइंग जब भी की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग कहा जाता है। बात समझ आती है? तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये अकाउंटिंग बेसिक्स के अंदर एसेट्स नॉन करंट कौन से होते हैं, करंट कौन से होते हैं, इन्वेंट्री किसको कहते हैं, गुड किसको कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स किसे कहते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती हैं और करंट लायबिलिटी क्या होती हैं, बैंक लोन क्या होता है और ट्रेड पेबल क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल इज योर एसेट, ट्रेड पेबल इज योर लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल इज योर करंट एसेट, ट्रेड पेबल इज योर करंट लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल इज द पर्सन जिसको आपने सामान बेचा होता है उधार पे, एंड ट्रेड पेबल इज द पर्सन जिससे तुमने सामान खरीदा होता है उधार पे। तो जिसको बेचा है उधार पे उससे पैसा लेना है तो रिसीवेबल, और जिसे खरीदा है उधार पे उसको पैसा देना है तो पेएबल। और दोनों से गुड्स की ही बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो दोनों ट्रेड है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल। आसान, इजी कर दिया आपके लिए। बात समझ आती है? तो सही से इसको पूरा कॉपी करो और फिर हम लोग अब आगे देखते हैं। अच्छा, तो अब फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड एलिमेंट से। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एसेट्स क्या होते हैं, हमने ये देखा कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस के। अच्छा, अब जो एलिमेंट्स हैं वो कोई उनमें कोई ख़ास टेक्निकलिटीज़ नहीं है, बस आपने समझने के लिए पढ़ना है क्योंकि ये सारे आपके काम आने वाले। अच्छा बेटा, याद रखना कि जो एक्सपेंसेस होते हैं ये बेसिकली कहा कि इनको जाता है, अगर एक्सपेंसेस को मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो एक्सपेंसेस अखराजात को कहते हैं, खर्चों को कहते हैं। तो ये एक्सपेंसेस होते हैं आपके। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, ये मेरी हमेशा आदत रहेगी, मैं डेफिनेशन ज़रूर लिखा करूँगा चीज़ की समझाने के लिए, ताकि तुम लोगों की किताबों में भी वो चीज़ मौजूद रहे, मेरे लेक्चर्स भी मौजूद रहे। मेरी जो थ्योरी वाली बुक है उसके बाद जब तुम उसको खोल के रिव्यू करोगे तो तुम बोलोगे यार बस मेरा काम हो गया। सही है? तो इतने हलवे तरीके से हर चीज़ तुम लोग को मिल रही होगी, बिल्कुल स्पून फीड कर रहे हैं हम लोग, ताकि मेरी स्पून फीडिंग से तुम्हारे फ्यूचर के अंदर तुम्हें आसानियाँ पैदा हो। अच्छा यार, ज़रा देखिएगा कि ये एक्सपेंसेस जो होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। एक्सपेंसेस आर डे टू डे रनिंग कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस, इट इज प्रैक्टिकली
impossible to run the business without incurring expenses। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि बेटा जो तुम्हारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो बेसिकली तुम्हारी डे टू डे रनिंग कॉस्ट होती है। यानी कि मैं यहाँ पे मेरे बिजनेस के अंदर समझ लो कि लाइटें चल रही हैं, बिजली चल रही है, एसी चल रहा है, तो मतलब बिजली का बिल आ रहा है। ये बिजली का बिल महीने के आखिर में तो पे करता हूँ, लेकिन क्या ये रोज का पैसा बनता जा रहा है? हाँ जी, रोज का बनता जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतने लोग बैठे हुए होते हैं, इतने लोग काम कर रहे होते हैं, एडमिन में अलग होता है, रिसेप्शन में अलग बंदा होता है, जो वीडियो एडिटिंग वाला होता है वो अलग होता है, साउंड लाइट कैमरा वगैरह सब अलग लोग, हर कोई अलग अलग बंदा। तो क्या उनके डेली बेसिस पे खर्चे बन रहे होते हैं? हाँ जी, डेली बेसिस। हाँ, मैं पे उनको महीने के आखिर में करता हूँ, बट उनके डेली बेसिस के खर्चे बन रहे होते हैं। क्या ये खर्चे अगर मैं ना करूँ, क्या मैं बिजली का बिल अगर ना दूँ, क्या मैं अगर बिल्डिंग का रेंट ना दूँ, क्या मैं अगर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ होता है, अगर मैं उसको उनकी तनख्वाहें ना दूँ तो क्या होगा? वो लोग काम नहीं करेंगे। बिजली दूंगा तो बिजली कट जाएगी, रेंट नहीं दूंगा तो मालिक मकान बोलेगा कि भाई जगह खाली कर दो। तो क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा कारोबार चलाना? नहीं। तो याद रखना, एक्सपेंसेस, अखराजात इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं पे करोगे तो तुम्हारा कारोबार चल ही नहीं सकता। और ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स भी दे दी और मैंने बहुत सारी बातें भी करी इसके अंदर। मैंने क्या बोला? एक्सपेंसेस आर डे टू डे रनिंग कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रन बिजनेस विदाउट इनकरिंग एक्सपेंसेस। तो अगर हम एक्सपेंसेस को इनकर नहीं करते, अगर हम एक्सपेंसेस को अपनी बुक्स पे नहीं डालते या एक्सपेंसेस को पे ऑफ नहीं करते, तो देयरफॉर फिर क्या हो जाएगा? हमारा बिजनेस पॉसिबल ही नहीं होगा कि चल सके। एक्सपेंसेस की एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? रेंट हो सकता है, रेंट एंड रेट्स कहा जाता है हमारे कोर्स के अंदर। बिजली का बिल हो सकता है, जिसको हीट एंड लाइट कहा जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहा जाता है हमारे कोर्स के अंदर। सैलरीज हो सकती हैं, वेजेस हो सकती हैं, और ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी मेंशन करी, रेंट एंड रेट्स, एडवर्टाइजिंग, सैलरी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो ये तमाम क्या हैं? ये तमाम तुम्हारे अखराजात हैं, तुम्हारे खर्चे हैं। तो दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ अकाउंट। द फर्स्ट वन वाज एसेट्स, वो रिसोर्सेज हम ओन करते हैं। नंबर टू, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस के बारे में बात हुई थी, जो आप लेंटर से कोई चीज़ बोरो करते हो उसको वापस देनी होती है, वो लायबिलिटीज थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अभी देखा कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो एक्सपेंसेस आर डे टू डे रनिंग कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस एंड इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रन अ बिजनेस विदाउट इनकरिंग एक्सपेंसेस। इनको इनकर किए बिना, इनको पे किए बिना, इनको खर्चे आए बिना काम नहीं चल सकता। खर्चे आएंगे तो काम चलेगा, खर्चे नहीं आ रहे तो समझो काम नहीं चल रहा। अब ज़रा बात को गौर से सुनिएगा, ये आपका थर्ड एलिमेंट है और इसके अंदर कोई खास टेक्निकलिटीज़ नहीं है। आगे जाके एक टॉपिक आप पढ़ोगे डेप्रिसिएशन या नॉन करेंट एसेट अकाउंटिंग, तो उसके अंदर एक्सपेंसेस का मज़ीद एक बड़ा वर्जन मौजूद है, जो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि एक्सपेंसेस में और क्या होता है। लेकिन अभी हमारे हिसाब से, हमारी स्टडीज़ के हिसाब से इस लेवल तक ये एक्सपेंसेस की कंप्लीट डेफिनेशन है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को वो एक्सपेंसेस तो समझ आ गया होगा कि एक्सपेंसेस कहा किसको जाता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एलिमेंट आर रेवेन्यूज। जो चौथा एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। बेटा ये जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का दूसरा नाम होता है इनकम। रेवेन्यू का दूसरा नाम इनकम होता है, यानी कि ये भी एक अकाउंटिंग एलिमेंट होता है। रेवेन्यू या इनकम्स आर अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। बस ये रेवेन्यू किसको कहते हैं? जो आप अर्न कर रहे होते हो, जो आप पैसा कमा रहे होते हो, उसको इनकम कहा जाता है। मैंने ये मार्कर बेचे, इससे मेरे पास पैसा आ गया, इससे मेरे पास पैसा आ गया, क्या है? मेरी इनकम है। तो ये मार्कर्स जब मैं बेचता हूँ तो ये मेरी क्या हो गई? इनकम हो गई। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि मैंने अपनी ये पूरी प्रेमिसेस थी, इसका एक पार्ट सबलेट किया हो और मैंने कैफेटेरिया वालों को दे दिया हो। मैंने बोला यार तुम लोग आओ, मुझे रेंट दे दिया करो और यहाँ पे कैफेटेरिया चलाओ, अपना क्या करो? कैफेटेरिया चलाओ। तो उन लोगों ने क्या किया? अपना कैफेटेरिया चलाना शुरू किया, मुझे रेंट देना शुरू किया। तो मुझे रेंट मिल रहा है, तो रिसीवेबल है रेंट, यानी कि पैसा लेने का है, मुझे पैसा मिल रहा है तो मेरी इनकम है। हाँ, इनकम, पैसा मिलेगा तो इनकम है। अच्छा भाई, इसी तरीके से आगे बात करता हूँ। हो सकता है मुझे कमीशंस मिल जाते हो सकता है मुझे बोनसेस मिल जाते हो सकता है मुझे डिस्काउंट्स मिल जाते हों, ये भी तमाम इनकम्स है। तो जब भी तुम इनकम देखोगे ना सवाल में, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी कि भाई ये इनकम है और ये एक्सपेंस है। वो मुंह से बोल देता है कि रेंट इनकम और रेंट एक्सपेंस। अगर रेंट इनकम बोल दिया तो मतलब रेंट मिल रहा है, और रेंट एक्सपेंस बोल दिया तो रेंट
पे किया जा रहा है। अगर रेंट इनकम बोल दिया तो इनकम की कैटेगरी में फॉल करता है वो ये, लेकिन अगर रेंट एक्सपेंस बोल दी गया तो एक्सपेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो तो मैंने छोटी सी कुछ एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे कि रेंट इनकम, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव मतलब क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ पे डिस्काउंट मिल जाए। ये मार्कर थे 5,000 के थे, मुझे 4,000 में मिल गए, तो 1,000 रुपये की मेरी इनकम हो गई। डिस्काउंट रिसीव इज योर इनकम। सीधा सीधा इसको आप क्या ट्रीट कर लोगे, आपकी क्या है, इनकम। इसी तरीके से अगर आप कुछ सेल करते हो, सेल ऑफ गुड्स, अगर तुम गुड्स बेचते हो, यानी कि मैं अगर ये मार्केट्स बेच दूं, तो अगर ये मार्केट्स में बेच दूंगा तो क्या होगा, ये मार्केट बेचने की वजह से मुझे इनकम हो जाएगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें देखी, दो एलिमेंट्स देखे। पहला देखा इसके अंदर एक्सपेंस और दूसरा देखा इनकम। एक्सपेंसेस अखराजात, इनकम आमदनी, खर्चे एक्सपेंसेस, आ रहा है पैसा इनकम है, यानी कि उसको हम प्यार से रेवेन्यू भी कहते हैं, उस एलिमेंट को आप प्यार से इनकम भी कह सकते हो। दोनों ही टर्म्स एप्रोप्रिएट है, दोनों ही टर्म्स करेक्ट है। अच्छा भाई, तो हम लोगों ने अब तक देखा कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, और हमने देखा रेवेन्यूज क्या होते हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। अब आगे बात करना स्टार्ट करते हैं, द फिफ्थ एलिमेंट। अच्छा, ये एलिमेंट मैं ऑलरेडी तुम लोगों से बातों बातों में डिस्कस कर चुका था, जिस वक्त मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ा रहा था। मैंने बोला था कि वो अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, और रिसोर्सेज के नाम बताए थे। क्या क्या नाम बताया था मैंने तुम्हें, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो कैपिटल के बारे में उस वक्त मैंने क्या जिक्र किया था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है ओनर की। ओनर कौन होता है, जो मालिक होता है असल। वो जब भी बिजनेस में पैसा लगाएगा, भले वो साल के शुरू में पैसा लगाए, बिजनेस के शुरू में पैसा लगाए, साल के बीच में पैसा लगाए, जब भी वो पैसा लगाएगा उसके पैसे को कैपिटल बोला जाएगा। उसके पैसे को क्या बोलोगे, कैपिटल। तो बेसिकली कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन करता है बिजनेस के अंदर, ओनर करता है। तो ओनर जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा, ओनर जब भी पैसा बिजनेस के अंदर लेके आएगा, तो आप उसको बोलोगे ये बिजनेस का कैपिटल है, ये बिजनेस का क्या है, कैपिटल है। अब इसकी डेफिनेशन देखो तो यहां पे लिखा हुआ है कि कैपिटल रिप्रेजेंट्स कैश एंड रिसोर्सेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर और ओनर्स। देखो, एक कारोबार के अंदर एक ओनर भी हो सकता है, यानी कि जैसे सोल ट्रेडर, जैसे कि मैं अपना काम चलाता हूं तो मैं सोल ट्रेडर हूं, मैं अकेला बंदा हूं। ट्रेडर तो मैं नहीं कहूंगा, बट सोल मैं अपना कारोबार चला रहा हूं, मैं अकेला कारोबार चला रहा हूं, तो मैं एक ओनर हूं। लेकिन हो सकता है कि भाई मेरे साथ 2-4 पार्टनर काम कर रहे हो, तो फिर ओनर्स बन जाएंगे, तो उन सबकी भी इन्वेस्टमेंट, वो भी जो पैसा डालेंगे वो भी क्या होगा, कैपिटल होगा। तो कैपिटल रिप्रेजेंट्स कैश एंड रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर और ओनर्स ऑफ द बिजनेस टू सेटअप, यानी सेटअप मतलब स्टार्टअप, टू सेटअप और टू रन द बिजनेस, और टू रन द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए ओनर पैसा लेके आए घर से, या बिजनेस को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, कमेंस करने के लिए लेके आए पैसा, उस दोनों को कैपिटल कहा जाता है। उस ओनर की इन्वेस्टमेंट को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल बेसिकली रिप्रेजेंट्स करता है कैश, या तो वो कैश लाएगा, एंड रिसोर्सेज, हो सकता है कैश के अलावा कुछ और भी इन्वेस्ट कर दे, अभी आगे जाके बात करते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस टू सेट अप और रन द बिजनेस। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना। जो ओनर होता है, ये ओनर इन्वेस्टमेंट 3 तरीके से कर सकता है आपके कारोबार में। कोई भी ओनर किसी भी कारोबार में 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। या तो कैश ले आए, या बैंक के अंदर पैसे जमा करा दे, एक ही बात होती है, आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दे, या कैश बिजनेस के अंदर ला के रख दे। एक इन्वेस्टमेंट का तरीका तो आपको पता है कि वो कैश की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट एक और फॉर्म भी होती है इन्वेस्टमेंट करने की। हो सकता है कोई नॉन करेंट एसेट ला के इन्वेस्ट कर दे। कोई नॉन करेंट एसेट ला के इन्वेस्ट कर देने का मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि मेरे पास लेट सपोज घर पे 100 शेयर्स पड़ी हुई थी, 100 शेयर्स मेरे पास रखी हुई थी घर पे एक्स्ट्रा, सही है, मैं मंगवाई थी, समझो मेरे पास जगह फुल हो गई थी, मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा मंगवा ली थी, मैंने बोला कि यार छत पे कमरा बना हुआ है वहाँ ले जाकर रख दो। वो 100 शेयर्स पड़ी हुई थी, मैंने बोला यार मैं अपने बिजनेस के अंदर वो 100 शेयर्स भी लाके रख देता हूँ। अब तो वो जो 100 शेयर्स में अपने पैसों की बिजनेस के अंदर लाके रखूंगा, वो शेयर्स भी क्या हो जाएंगी, मेरी इन्वेस्टमेंट। सर वो शेयर तो आपका नॉन करेंट एसेट है, वो शेयर्स तो आपका नॉन करेंट एसेट है।
अब सुनो यहाँ काम की बात, तुम्हारे दिमाग के अंदर अगर ये सवाल आया तो तुम थोड़ी सी चीजें पिक कर रहे हो कि मैं बिजनेस में क्या लेके आया था, नॉन करंट एसेट, लेकिन क्या मुझे एक बात बताओ, जो कैश आता है, कैश किसे कहा जाता है? क्या कैश एसेट नहीं है? बिल्कुल एसेट है। जब वो बिजनेस के अंदर लेके आया तो उसको नाम क्या दिया उसने कि वो इन्वेस्टमेंट लेके आया है। तो अकाउंटिंग डबल एंट्री से चलती है, 2 एंट्रियां बनाई जाती हैं, 2 चीज़ों का रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो बिजनेस में कुर्सियां भी आई और इन्वेस्टमेंट भी आई, बिजनेस में कैश भी आया और इन्वेस्टमेंट भी आई। हाँ, तो अब जरा बात को गौर से सुनो, अगर वो कैश ले आए तो भी इन्वेस्टमेंट है और अगर कोई नॉन करंट एसेट ले आए तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो नॉन करंट एसेट भी है, लेकिन साथ साथ दूसरा इंपैक्ट किस चीज का पड़ेगा? हमेशा अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट के ऊपर चलती है, 2 इंपैक्ट डालती है। तो पहला इंपैक्ट किसका पड़ेगा? कैश का। दूसरा इंपैक्ट किसका पड़ेगा? कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस में आया और कैश भी बिजनेस के अंदर आया। इसी तरीके से अगर मैं कुर्सियां लेके आ जाता तो चेयर्स भी बिजनेस में आई, नॉन करंट एसेट भी बिजनेस में आया और इन्वेस्टमेंट भी आई, यानी कि कैपिटल भी बिजनेस में आया, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई चीज मैंने लाके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करी है। बिजनेस की चीज अब हो गई वो, लेकिन मैंने लाके इन्वेस्ट करी है तो मैं बोलूंगा मेरा कैपिटल है। इसी तरीके से इन्वेंट्रीज एक थर्ड चीज होती है जो ओनर इन्वेस्ट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इन्वेंट्रीज। ये इन्वेंट्रीज आप पढ़ चुके हो, जिसको बेचने का कारोबार होता है उसको गुड्स कहते हैं और जो बच जाती हैं वो इन्वेंट्रीज होती हैं। तो अगर मैं आपसे बोल दूं ये मेरी इन्वेंट्रीज हैं, ये मेरी गुड्स हैं, मेरे पास रखी हुई है, जो भी चीज़ आपके कारोबार में रखी हुई है वो आपकी इन्वेंट्री तो होगी। जो गुड तुम्हारे कारोबार में रखी हुई है तुम्हारी इन्वेंट्री तो होगी, क्योंकि तुमने इसको बेचना है। किस पर्पज़ के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हो सकता है कि मेरा मार्कर बेचने का बिजनेस, हाँ, मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं मार्कर्स बेचता हूं, तो अगर मैं बाहर से मार्केट से जाके अपने जाती पैसे से, अपने पर्सनल पैसा खर्च करके और मार्कर्स लाके कारोबार में रख दूं कि यार अब इनको बेचेंगे ताकि और ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा सेल्स हो, ज्यादा मार्कर्स लाके रख दिए, तो इन्वेंट्री भी मैं लेके आ गया तो भी वो क्या है? तो भी वो इन्वेस्टमेंट है। सर मार्कर्स आए यानी कि इन्वेंट्री आई है, तो इन्वेंट्री तो एसेट होता है, हाँ, लेकिन इन्वेंट्री के साथ दूसरा इंपैक्ट किसका पड़ रहा है? दूसरा इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। ओनर अपने घर से कुछ पैसा लेके आ रहा है। कैपिटल रिप्रेजेंट्स कैश एंड रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। ओनर खुद इंट्रोड्यूस कर रहा है इन चीजों को। कैश को ओनर खुद इंट्रोड्यूस कर रहा है, इन्वेंट्री को ओनर खुद इंट्रोड्यूस कर रहा है, नॉन करंट एसेट को ओनर खुद इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कैन बी इन 3 फॉर्म्स। नंबर 1, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक, सेम बात होती है, कैश या बैंक की फॉर्म में। नंबर 2, नॉन करंट एसेट की फॉर्म में, चेयर्स लाके जैसे मैंने रख दी थी। इसी तरीके से हो सकता है कि कोई गाड़ी लाके खड़ी कर दे, डिलीवरी वैन के तौर पे इस्तेमाल कर ले। इसी तरीके से तीसरी चीज इन्वेंट्री लाके रख दे, जो चीज बेचने का कारोबार था वो गया उठा के खरीद के ले आया और बेच दी, यहाँ लाके रखी बेच दी, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो ओनर जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि वो इन्वेस्टमेंट जब करता है तो वो 3 चीज़ों की कर सकता है। और वैसे भी तुम सोच लो और किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट करेगा? सर वो एसी की इन्वेस्टमेंट कर दे तो एसी क्या है? नॉन करंट एसेट है। सर वो और किसकी कर सकता है? और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, यही हो सकता है, कोई भी चीज़ का नाम लूँगा, या तो वो कैश होगी, या तो वो नॉन करंट एसेट होगा, या वो इन्वेंट्री होगी। जो वो बेचता है सामान उसको इन्वेंट्री कहा जाता है, और जो नहीं बेचता उसको एसेट कहता है, नॉन करंट एसेट कहता है। जिसको बेचता है उसको करंट एसेट में डाल देता है, इन्वेंट्री का नाम दे देता है उस चीज़ को, क्योंकि उसको वो चीज़ फौरी तौर पर बेचनी होती थी। तो अब सीन ये हुआ कि मुझे ये बात समझ आई कि जो ओनर है वो 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट करता है। पहली कैश की या बैंक की, दूसरी नॉन करंट एसेट की, और तीसरी कौन सी? इन्वेंट्रीज की। तो यहां पे आओ, अब देखो, कैपिटल रिप्रेजेंट्स कैश एंड रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज क्या है? कैश के अलावा नॉन करंट एसेट एंड इन्वेंट्रीज। एंड रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस टू सेट अप और टू रन द बिजनेस। Owner can invest in the form of cash or bank, number 1, non-current asset, number 2, inventory, number 3। 3 तरीके से वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपने बिजनेस के अंदर चीज को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ capital. Now, what were the assets? Resources owned and controlled by the business for the future benefits. Liabilities were the obligations. उनकी उधार होते थे। नंबर 3 were the expenses. ये वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस को चलाने के लिए लगाई जाती है। नंबर 4 इनकम्स, जो पैसा बिजनेस में आ रहा होता है। एंड नंबर 5 इज द इन्वेस्टमेंट। तो ये 5 एलिमेंट्स थे अकाउंट्स के। याद रखिएगा, अकाउंटिंग इन्हीं के बीच घूमती रहेगी, हमेशा इनके बीच घूमेगी, इनसे बाहर नहीं जाती अकाउंटिंग। हाँ, कुछ ना कुछ इन्हीं से ही घूम रही होती है, कुछ ना कुछ इन्हीं के अंदर की बात होती है, इनके बाहर की बात नहीं होती। यहां पे लिखा हुआ है व्हाट आर
ड्राइंग्स, जो नॉन कॉमर्स बच्चे हैं जिन्होंने कभी पढ़ी नहीं है अकाउंट्स, वो लगेंगे ड्राइंग्स का मतलब तो तस्वीरें बनाना, हम आर्ट की क्लास में बैठ के वो स्केच बुक के ऊपर वो बनाते हैं ना, वो ड्राइंग होती है सर। अकाउंटिंग में ये नहीं है, अकाउंटिंग इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, अकाउंटिंग इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ निकालना। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ निकालना। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ निकाल लेना। हाँ, तो ड्राइंग्स को पहले पढ़ते हैं और फिर समझाता हूँ इसका कैपिटल से क्या ताल्लुक है। ये बेसिकली ये कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट ये 5 खत्म हो गए, अब हम दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं। हाँ, एलिमेंट्स खत्म, एलिमेंट्स में और कुछ नहीं है, एलिमेंट्स इतना ही है, अब हम कुछ और पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ड्राइंग्स क्या होती हैं। तो ड्राइंग्स के बारे में करते हैं। बोलता है ड्राइंग्स रिप्रेजेंट्स द अमाउंट इन द टर्म ऑफ कैश और एनी एसेट, यानी कि ड्राइंग रिप्रेजेंट करती है किसी कैश को या कोई भी एसेट को फ्रॉम एसेट फ्रॉम द बिजनेस विड्रॉ बाय ओनर और फॉर, एक सेकेंड, ओनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको आसान कर देता हूँ पहले, और फिर डेफिनेशन दोबारा पढ़ूंगा, फिर और आसान करूंगा, फिर दोबारा पढ़ूंगा। मेरी ये आदत रहेगी जिंदगी भर याद रखना, तुम लोग को जब तक स्पून फीड नहीं हो जाएगा तब तक बोलता रहूंगा। देखो बेटा, जो ड्राइंग्स होती हैं, जब ओनर कोई चीज़ बिजनेस में लेके आता है, बिजनेस के अंदर कोई चीज़ लेके आता है, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाता है, तो उसको कैपिटल कहते हैं। और कोई चीज़ ओनर बिजनेस से अपने घर, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले जाता है, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, यानी कि कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना, और कोई चीज़ विड्रॉ करके घर लेके चले जाना, कोई चीज़ बिजनेस में उठा के घर पे लेके चले जाना, उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। यानी कि अगर आसान लफ्जों में बोले तो कैपिटल का ऑपोजिट होता है ड्राइंग्स, कैपिटल का ऑपोजिट होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? मुझे ये टेबल रखा हुआ है यहाँ पे बड़ा प्यारा सा, मुझे इस टेबल की ज़रूरत है। मैंने क्या किया, मैंने ये टेबल उठाया, मैंने बोला यार ये मैं घर पे इस्तेमाल करूंगा, घर के लिए लेके जा रहा हूँ। तो ये मैंने क्या की? ड्राइंग्स की। मैंने गुल्लक खोला, गुल्लक में से 10,000 रुपये निकाले, मैंने बोला यार ये मुझे काम है, मैं घर लेके जा रहा हूँ। क्या की? ड्राइंग्स की। मैं मार्कर बेचता था, मार्कर बेचने का कारोबार था, मेरे मार्कर्स रखे हुए थे पूरी जगह पे, इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस के अंदर। मैं गया और वहां से मैंने 2 डब्बे उठाए मार्कर्स के, मैंने बोला ये मैं घर लेके जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ड्राइंग्स कर रहा हूँ। जो भी चीज ओनर बिजनेस से उठा के अपने घर ले जाएगा, कैश ले जाए, कैश ले जाए, प्रॉफिट का हिस्सा ले जाए, कोई नॉन करंट एसेट ले जाए, कोई इन्वेंट्री ले जाए, कुछ भी ले जाए, कुछ भी ले जाए बिजनेस से उठा के, उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। और कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। तो कैपिटल किस फॉर्म के अंदर होता था? या तो वो कैश या बैंक इन्वेस्ट करेगा, या नॉन करंट एसेट कोई इन्वेस्ट करेगा, या इन्वेंट्री इन्वेस्ट करेगा। तो फिर ओनर बिजनेस में जब ये 3 चीजें इन्वेस्ट कर सकता है, तो क्या यही 3 चीजें ही निकाल भी सकता होगा? कोई चौथी चीज निकाल भी नहीं सकता। अगर ओनर को चाहिए होगा तो उठाएगा, पैसा लेके चला जाएगा। ओनर को चाहिए होगा, इन्वेंट्री उठाएगा और लेके चला जाएगा। इन्वेंट्री क्या होती है? वो गुड्स जो बेचने के लिए आप लेके आए हुए होते हो, आपके पास अभी रखी हुई होती है, हाँ, वो इन्वेंट्री। और नॉन करंट एसेट उठा के ले जाएगा, पंखा, फ्रिज, एसी, प्रोजेक्टर, पता नहीं क्या, लैपटॉप, आईपैड, जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मोबाइल जो भी है, जो बिजनेस का हो, वो अगर घर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाएगी, अब बस ये मेरा हो गया, अभी कारोबार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। तो कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक, non-current asset and inventory, and drawings are also in the form of, drawings can be in the form of कैश या बैंक, सेम बात, नॉन करंट एसेट, सेम बात, इन्वेंट्री, सेम बात। यही 3 चीजें ये इन्वेस्ट करेगा और यही 3 चीजें ये बिजनेस से निकाल लेगा। इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। यही चीज़ें इन्वेस्ट होंगी और यही चीज़ें विड्रॉ होंगी, और इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। अगर तुम सोचो तो और ओनर क्या चीज़ निकाल के लेके जाएगा? और तो कुछ नहीं लेके जा सकता ना। बात समझ आती है? अच्छा, अब हम लोगों ने ये देख लिया कि जो कैपिटल होता है इसको इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर कहा जाता है। ड्राइंग्स, जब ओनर कोई चीज़ विड्रॉ करता है बिजनेस से, कोई चीज़ उठा के अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर ले जाता है, तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। तो ड्राइंग्स represents the amount in the term of cash or any asset from the business withdrawn by owner for his personal use, यानी कि कोई भी चीज विड्रॉ करके पर्सनल यूज के लिए ले जाए, ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स रिड्यूस द बिजनेस कैपिटल। क्या लिखा हुआ है? ड्राइंग्स रिड्यूस द बिजनेस
कैपिटल। कैपिटल क्या होता था? कैश लेके आ रहा है, इन्वेंट्री लेके आ रहा है, नॉन करंट एसेट लेके आ रहा है। ड्राइंग्स क्या होता है? कैश लेके जा रहा है, नॉन करंट एसेट लेके जा रहा है, इन्वेंट्री लेके जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ड्राइंग्स रिड्यूस कर देती हैं ओनर के किसको? ओनर के कैपिटल को। मैंने आज 10 कुर्सियां इन्वेस्ट कर दी लाके घर से, मैंने बोला ये लो ऐश करो, 10 कुर्सियां इन्वेस्ट कर दी, 10 में से जाते जाते तो 2 वापस घर ले गया, तो ड्राइंग्स हो गई। मेरी पहले कितनी इन्वेस्टमेंट थी? 10 कुर्सियों की, लेकिन जाते हुए मैंने जब ड्राइंग करी तो अब इन्वेस्टमेंट कितनी कुर्सियों की रह गई? खाली 8 कुर्सियों की। तो जब मैं ड्राइंग करता हूं तो मेरा कैपिटल कम हो जाता है। सही बात लिखी हुई, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, तो हमें बड़े आसानी से समझ आ गई। तो ड्राइंग रिप्रेजेंट द अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी एसेट फ्रॉम द बिजनेस विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स रिड्यूसेस the business capital. Drawings can be in the form of cash, bank, inventory, non-current asset and inventory. सही तो बोलो, बात तो समझ आने वाली है। तो ये बात हमें समझ आ गई कि भाई ये हमारा 5वां एलिमेंट था और इसका एक कॉन्ट्रा पढ़ लिया कि इसका ऑपोजिट क्या होता है? कैपिटल का ऑपोजिट ड्राइंग्स होता है। तो सर इसका मतलब फिर एसेट का भी कुछ ऑपोजिट होता होगा? नहीं। सर लायबिलिटी का भी कुछ ऑपोजिट होता होगा? नहीं। सिर्फ इसका बता दिया क्योंकि यही आपके काम आएगा, उनके कोई ऑपोजिट्स नहीं होते। और ये बस समझ लो कि ये इन्वेस्ट करता है तो क्या कोई चीज़ घर ले जाने का हक नहीं है इसका? क्या कल को जब बिजनेस प्रॉफिट करेगा तो घर नहीं लेके जाएगा पैसा? क्या बिजनेस पैसा कमाएगा तो ये पैसा घर नहीं लेके जाएगा? बिल्कुल लेके जाएगा। लेकिन ये बिजनेस से एक तीली भी उठा ले, एक छोटी सी पेन उठा ले, उसको भी ड्राइंग्स कहा जाएगा अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए घर लेके जा रहा है, अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए घर लेके जा रहा है। बात समझिए? तो जहाँ पे भी ड्राइंग्स की टर्म इस्तेमाल होगी समझ जाना कि ये ओनर अपने घर पे कुछ लेके जा रहा है। क्लियर? बात समझ आती है? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम बात करते हैं बड़े मेन बात की, अकाउंटिंग इक्वेशन। जो पूरी अकाउंट्स है ना वो एक इक्वेशन के ऊपर बनी हुई है। एक इक्वेशन है, उसको पूरी अकाउंट जो है वो क्लियरली बता देती है कि भाई अकाउंट्स ऐसे चल रही है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज एसेट्स। कोई भी एसेट हो सकते हैं, करंट हो सकते हैं, नॉन करंट हो सकते हैं। एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब क्या है? एसेट किन चीज़ों को कहा जाता था? एसेट कहते किसको थे? एसेट कहते थे उन रिसोर्सेस को जो बिजनेस ओन एंड कंट्रोल करता था। हाँ। कैपिटल किसको कहते हैं? ओनर के अपने पैसे को। लायबिलिटी किसको कहते हैं? उधार के पैसे को। तो याद रखिएगा जो आपके एसेट्स होते हैं या तो वो ओनर के अपने पैसे से आएंगे, या तो तुम कुर्सी जाओगे और पैसे देके खरीद के ले आओगे। अगर तुम ओनर हो और पैसे देके कुर्सी खरीद के ले आए तो वो किसका पैसा है? ओनर का पैसा है। या तो जो तुम्हारे टोटल एसेट्स आएंगे वो या तो ओनर पैसा देगा तब आएंगे, या ओनर उधार पे खरीदेगा तब आएंगे। तो जब उधार पे खरीदेगा तो फिर उसको क्या कहा जाता है? लायबिलिटी। तो योर एसेट्स आर इक्वल टू योर कैपिटल प्लस योर लायबिलिटीज। तो तुम्हारे बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जितने भी तुम्हारे पास एसेट्स मौजूद होंगे, मेरे कारोबार के अंदर जितने भी एसेट्स होंगे, तो इसके अंदर कुछ पैसा मेरा अपना जाती लगा हुआ होगा और कुछ चीजें मैंने अभी यहाँ पे उधार पे लेके डाली हुई होंगी। ऐसी अभी वैसे यहाँ पे कोई चीज नहीं है कि मैंने कोई चीज उधार पे खरीदी हुई हो, लेकिन नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि लेट सपोज उनके एसेट बनते हैं 10 लाख रुपए के, तो 10 लाख में से उन्होंने 8 लाख के खुद इन्वेस्ट करके खरीदे हुए होते हैं और 2 लाख के लायबिलिटी होते हैं। तो 2 लाख की लायबिलिटी, 8 लाख की खुद की इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी बन रही है? 10 लाख। तो एसेट कितने के बने? 10 लाख के बने। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन को भी याद रखो, अभी तुम लोग के किसी काम की नहीं है, मैंने कैपिटल के साथ पढ़ा देता हूँ। आगे जाके जब मैं बोलूंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन याद है तो बस आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए कि ऑल योर एसेट्स आर इक्वल टू योर कैपिटल प्लस योर लायबिलिटीज। व्हाट आर कैपिटल? द अमाउंट यू ओन, आप जिसको ओन करते हैं, और व्हाट आर लायबिलिटीज? द अमाउंट विच यू ओ। तो जो चीजें आप ओन करते हैं और जो चीजें ओ करते हैं, जो ओन करते हैं उसे कैपिटल कहा जाता है, जो ओ करते हैं उसे लायबिलिटी। ओन मेरा अपना, कैपिटल। ओ मतलब लायबिलिटी किसी पराई की चीज है, मेरे पास है, अब मैंने उस पराए बंदे को क्या देने हैं? पेमेंट करनी होगी, पैसा देना होगा, लेकिन चीज तो मैं खरीद चुका, चीज तो से ले चुका, चीज तो मेरे पास आ गई। तो ये मार्कर, 2 मार्कर्स थे मेरे पास। अब सुनिएगा इक्वेशन, ये मेरे पास 2 मार्कर्स थे। एक मार्कर मैंने खरीदा पैसे देके, इन्वेस्टमेंट करी मैंने, 1000 रुपये इन्वेस्ट करे, एक मार्कर खरीदा। कैपिटल कितना है मेरा? 1000 रुपये का। मेरा एसेट कितने का आ गया मेरे पास? 1000 रुपये का। यानी कि इस वक्त मेरे पास एक एसेट है 1000 रुपये का, प्लस एक एसेट है मेरे पास 1000 रुपये का, जो कि आया कैसे? कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करके आया, और लायबिलिटी मेरे पास कोई भी नहीं है, तो प्लस 0 इज इक्वल टू 1000 ही बन रहा होगा।
मैंने ये जो मार्कर खरीदा था 1000 रुपए का, मैंने क्या किया, मैंने एक और मार्कर खरीद लिया। एक और जो मैंने मार्कर खरीदा वो मैंने पैसे देके नहीं खरीदा, इन्वेस्टमेंट करके नहीं खरीदा, बल्कि उधार पे खरीद लिया। बोला कि 1 महीने बाद पैसे ले लेना। क्या बोला? 1 महीने के बाद पैसे लेना। अगर तुम सोचो तो मेरे पास एसेट्स कितने हो चुके हैं? 2। 1000 रुपए का, 1000 रुपए का, तो मेरे एसेट्स कितने के शो होने चाहिए यहाँ पे? सर 2000 के, क्योंकि अब 2 मार्कर्स हो गए हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे अपने जाती पैसे के कितने मार्कर्स हैं, तुम बोलोगे सर 1000 रुपए के। और मैं तुमसे बोलूं कि मैंने मार्केट से कितना उधार लिया हुआ है, तुम बोलोगे 1000 रुपए। यानी कि जो तुम्हारे टोटल एसेट्स हैं वो तुम्हारे इक्वल है तुम्हारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। एंड दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमेशा ऐसी रहती है, आगे जाके हर चीज इसके ऊपर ही बना करेगी। तो आज से याद कर लो कि जितने एसेट्स बढ़ते जाएंगे तो वो 2 रीजंस की वजह से ही बढ़ेंगे। या तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा होगा या उधार इंक्रीज हो रहा होगा, या तो इन्वेस्टमेंट हो रही होगी उसकी वजह से एसेट आ रहा होगा, या उधार के ऊपर एसेट खरीद रहे होगे उसकी वजह से एसेट आ रहा होगा। तो ये 2 रीजंस ही होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारे बिजनेस के अंदर एसेट्स आ रहे होते हैं। सही है? कोई गिफ्ट देके तो जाता नहीं है। अच्छा भाई, अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यूज क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट आर ड्राइंग्स। सॉरी, ड्राइंग्स के बारे में बात कर ली मैंने यार। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये हेडिंग अपने पास लिख लो, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। हाँ, ये क्या है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यार अकाउंटिंग के अंदर जब भी रिकॉर्डिंग की जाएगी, जब भी कोई चीज रिकॉर्ड करोगे, उसके 2 इंपैक्ट होंगे या 2 से ज्यादा इंपैक्ट होंगे, एक इंपैक्ट कभी नहीं होगा। जैसे मैंने तुम्हें अभी बोला था कि ओनर एक मार्कर बिजनेस में लाके इन्वेस्ट कर देता है, तो उसने 2 काम करे, इन्वेस्टमेंट भी हुई और मार्कर भी आया। यानी कि कैपिटल भी आया बिजनेस में, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी आई, और मार्कर भी आया, यानी कि एसेट भी आया। हाँ, अगर ओनर कैश लाके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था, अगर ओनर कैश लाके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था, तो भी 2 बातें हो रही थी। कैसे 2 बातें हो रही थी? सोचना, अभी आगे जाके बड़ी क्लियर करूंगा ये बातें। अभी थोड़ा सा दिमाग से बिल्ड कर रहा हूं तुम लोग का। अगर ये उसने, मैं क्या बोला था, अगर इसने क्या किया था, मार्कर लेके वो कैश लाके इन्वेस्ट किया था, कैश की एग्जांपल दे रहा था, तो कैश भी आया यानी कि एक एसेट भी आया, और इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल भी आया बिजनेस के अंदर, उसने इन्वेस्टमेंट करी, तो 2 चीज़ों के इंपैक्ट पड़े। मैंने रेंट पे करा तो 2 चीज़ें हुई, रेंट भी पे हुआ यानी कि खर्चा भी बढ़ा और मेरे पास से पैसा भी गया। एक्सपेंस भी बढ़ा और कैश कम हो गया। एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया। रेंट पे करूंगा तो खर्चा बढ़ जाएगा ना। हाँ, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, वैसे कुछ बच्चों को पर्सनली मैंने देखा, उन्हें ऐसा लगता है कि सर आपने अगर रेंट पे कर दिया तो आपका खर्चा कम हो गया, आपका बढ़ कहाँ गया। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं। मैंने अभी क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं अगर एक्सपेंस पे करूँगा तो मेरे खर्चे भी बढ़ जाएंगे और कैश कम हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर आप जब एक्सपेंस पे करेंगे, जब आप रेंट पे करेंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा थोड़ी, खर्चा तो कम हो जाएगा। फिर मैं उस बच्चे को बात समझाता हूँ कि अगर मैं रेंट पे नहीं करता तो मेरा खर्चा हुआ होता, या रेंट पे करूँगा तो खर्चा होगा। बोलता है मतलब, मैं उसे बोलता हूँ कि यार रेंट अगर मैं पे करूँगा तो ही पैसे दूंगा, अगर रेंट पे नहीं करूँगा तो नहीं पैसे दूंगा। बोलता है ये बात भी सही है। तो मैं फिर उसे बताता हूँ कि अगर मैं रेंट पे करूंगा तो ही खर्चा होगा, रेंट पे नहीं करूंगा तो कौन सा खर्चा। तो जब भी कोई रेंट पे करूंगा तो खर्चा होगा। तो अब इसके अंदर भी मैं अगर रेंट पे कर रहा हूँ, कैश की बेसिस पे कर रहा हूँ, तो मेरा खर्चा भी बढ़ गया यानी कि एक्सपेंस भी बढ़ गया और कैश मेरे पास से कम भी हो गया। तो 2 इंपैक्ट पे चलेगी। तो इसको हम कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है जिसमें हमारी पूरी अकाउंटिंग चल रही होगी, जिसमें डबल एंट्री बना करेंगी, डबल एंट्रीज को देखा करेंगे। तो डबल एंट्रीज बनती क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग कहती है कि एक अकाउंटिंग का आगे जाके पढ़ाऊंगा एक कॉन्सेप्ट होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। उसके अंदर ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होने चाहिए, एक डेबिट इफेक्ट होना चाहिए, एक क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए। तो डेबिट इफेक्ट क्या होता है, क्रेडिट इफेक्ट क्या होता है, आओ उसके बारे में बात करते हैं। पहले ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। बोलता है डबल एंट्री सिस्टम involves giving 2 effect to each transactions, namely the debit effect and the credit effect। अच्छा, अब ये जो effects पढ़ रहे हो तो ये मत सोचना क्रेडिट का मतलब तो उधार था, इधर उधार उधार कुछ नहीं है। समझ लो ये 2 नाम हैं, अली और वलीद। 2 नाम हैं, वलीद और अली, डेबिट
और क्रेडिट, ऐसे सोच लो ये दो नाम हैं, ये दो इफेक्ट्स हैं। या तो तुम्हारे ये अकाउंटिंग के जो पांचों एलिमेंट्स तुमने पढ़े हैं, या तो ये डेबिट होंगे या ये क्रेडिट होंगे, तीसरा कुछ नहीं हो सकते, शेबिट नहीं हो सकते, क्रेडिट नहीं हो सकते। या तो ये डेबिट हुआ करेंगे या ये क्रेडिट हुआ करेंगे, और ये 5 एलिमेंट्स ही डेबिट या क्रेडिट हुआ करेंगे, इसके अलावा और कुछ डेबिट या क्रेडिट नहीं होने वाला। अब यहाँ पे जरा देखो तो बोलता है द डबल एंट्री सिस्टम इन्वॉल्व्स गिविंग 2 इफेक्ट्स, 2 इफेक्ट्स देता है। मैंने बताया कि डुअल एस्पेक्ट होता है, डबल इफेक्ट होता है टू ईच ट्रांजेक्शन, नेमली हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक एक्टिविटी के 2 इफेक्ट्स होंगे। मैंने क्या बोला, रेंट पे किया, जब मैंने रेंट पे किया तो क्या हुआ, रेंट पे करने पे क्या हुआ मेरे साथ, रेंट पे करने पे खर्चा भी बढ़ गया, कैश भी चला गया। इन्वेस्टमेंट करी कैश की तो कैश भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी आ गई। इन्वेस्टमेंट करी चेयर्स की तो चेयर्स भी आ गई, इन्वेस्टमेंट भी आ गई। तो हर ट्रांजैक्शन का, हर एक्टिविटी का सैलरी पे कर दी तो सैलरी एक्सपेंस भी बढ़ गया, कैश कम हो गया। हाँ, हर एक ट्रांजैक्शन, कोई बात सोच लो, 2 इंपैक्ट्स, 2 इफेक्ट्स पड़ेंगे, 2 इफेक्ट्स आया करेंगे। तो पहला इफेक्ट हो सकता है डेबिट हो, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट हो, तो ये तो हम लोग आगे जाके देखेंगे। लेकिन अब दोबारा सुनो, द डबल एंट्री सिस्टम इन्वॉल्व्स गिविंग 2 इफेक्ट टू ईच ट्रांजैक्शन। रेंट पे किया 2 इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट आई 2 इफेक्ट, एग्जांपल दे चुका हूं। तो ईच ट्रांजैक्शन, नेमली द डेबिट इफेक्ट एंड द क्रेडिट इफेक्ट। तो मैंने अभी तुम लोगों को क्या बोल दिया कि ये जो इफेक्ट है ये बस ये 2 नाम है, डेबिट इफेक्ट है और क्रेडिट इफेक्ट है। आगे जाके इसको समझेंगे कि डेबिट क्रेडिट के अंदर होता क्या है। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बाय डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो हर ट्रांजेक्शन डेली बेसिस की, रेंट पे करो, बिजली का बिल पे करो, यूटिलिटी बिल्स पे करो, कोई चीज़ खरीद के लाओ, कोई चीज़ बेचो, किसी से पैसा लो, किसी को पैसा दो, जो भी करो, बैंक से पैसा लो, बैंक को पैसा दो, हर चीज़ डबल एंट्री पे रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि डुअल एस्पेक्ट पे रिकॉर्डिंग होने वाली है, 2 बातें हुआ करेंगी हर ट्रांजेक्शन के अंदर। तो कोई भी एक्टिविटी हो उसमें 2 बातें ढूंढना करेंगे हम लोग। जब भी एक्टिविटी होगी 2 बातें ढूंढेंगे, जब भी एक्टिविटी होगी 2 बातें ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। सही है। अच्छा भाई, जैसे कि मैंने यहां पे भी एग्जांपल दी थी कि एसेट बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ा, यहां पे एसेट बढ़ा तो लायबिलिटी भी साथ साथ बढ़ गई थी। तो ऐसे डबल डबल इफेक्ट पड़ रहे होते हैं, लेकिन उससे ना भी देखो वो तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा। अभी बड़ा आसान कर लेते हैं इस बात को कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो उस ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स होंगे मेरा बेटा। पहला इफेक्ट डेबिट हो सकता है, दूसरा क्रेडिट हो सकता है, लेकिन हर ट्रांजेक्शन के होंगे 2 इफेक्ट। कोई जिंदगी में ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं होगी जिसका एक इफेक्ट हो। हाँ, 2 से ज्यादा इफेक्ट जरूर हो सकते हैं, 3 इफेक्ट हो, 4 हो, 5 हो, वो आगे बहुत आगे की बात कर रहा हूं। बट एक इफेक्ट कभी नहीं होगा। मिनिमम कितने होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। तो आप भी ये याद रखो, बस 2 ही होते हैं। हाँ, 3 भी नहीं होते। आप ऐसे याद कर लो, बस 2 ही इफेक्ट होते हैं, मुझे 2 ही आते हैं। हाँ, ऐसे याद कर लो। अच्छा भाई, ये 2 इफेक्ट के नाम क्या है? इफेक्ट नंबर 1 डेबिट इफेक्ट, इफेक्ट नंबर 2 क्रेडिट इफेक्ट। हाँ, अब यहां पे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जो कि आप अपने पास, जाहिर सी बातें बनाएंगे, आप अच्छे बच्चे हैं, आप नहीं बनाएंगे तो इसके अंदर आपका कसूर है, मेरा तो नहीं। मेरे पास ये सारी चीज़ें बुक की फॉर्म में भी लिखी हुई है। मैं चाहूँ तो यहाँ प्रोजेक्टर खोल दूँ, मैं चाहूँ तो प्रोजेक्टर पे सब लिखा हुआ आपको पढ़ा दूँ, लेकिन मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी लिख रहा हूँ तो तुम भी लिखोगे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लिख रहा हूँ और तुम नहीं लिख रहे, या ऐसा हो सकता था कि मैं ना लिख रहा हूँ और तुम्हें तब भी लिखना पड़ता क्योंकि तुम स्टूडेंट हो। तो याद रखना, मैं इसी वजह से बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए प्रोजेक्टर से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि मैं अपने हाथ से लिखूँ बात को। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो ये जितने भी तुमने अकाउंटिंग एलिमेंट्स देखे थे, अकाउंटिंग एलिमेंट्स का नाम क्या था? एसेट था, एक्सपेंस था, लायबिलिटी था, रेवेन्यू था, कैपिटल था। इनकी एक नेचर होती है। इनकी नेचर क्या होती है? ये अपनी नेचर के हिसाब से इफेक्ट देते हैं अकाउंटिंग के अंदर। इनकी नेचर को समझते हैं। नेचर कोई मुश्किल नहीं है। एसेट जो होता है, जो एसेट होता है, एसेट अकाउंट लिख दिया मैंने, आप समझो बस ये एसेट है। अकाउंट क्या होता है? अकाउंटिंग क्या होती है आपको पता है? वो एक बिजनेस लैंग्वेज है। अकाउंट किसको कहते हैं? टी को कहते हैं। टी, ABCD वाला टी आता है, बस अभी इतना दिमाग छोड़, कुछ नहीं होगा, बहुत आसान। अच्छा, खैर, तो एसेट्स की नेचर क्या होती है? देखो, एसेट तुम्हारे बिजनेस में या तो आएंगे या जाएंगे। कुर्सी या तो आएगी या जाएगी, कैश आएगा या जाएगा, इन्वेंट्री आएगी या जाएगी, AC, फ्रिज, पंखे आएंगे या जाएंगे, 2 ही काम हो रहे होंगे। अब एसेट की नेचर क्या होती है? एसेट की नेचर ये होती है कि जब तुम्हारे पास एसेट आ रहा होता है, कारोबार के अंदर एंटर हो रहा होता है, कारोबार के अंदर आ रहा होता है, उस वक्त एसेट डेबिट हो जाता है। उस वक्त एसेट कौन सा इफेक्ट दिखा देता है? डेबिट इफेक्ट।
आसानी के लिए याद कर लो कि अगर बिजनेस में एसेट आएगा तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और अगर एसेट जाएगा तो फिर क्या इफेक्ट देगा आपके अकाउंट्स पे, क्रेडिट इफेक्ट देगा। यानी कि अगर एसेट बिजनेस में इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है, यानी कि आता है, तो डेबिट इफेक्ट होता है, और अगर जाता है तो डिक्रीज होता है, यानी कि क्रेडिट इफेक्ट देता है। कौन सा इफेक्ट देता है, क्रेडिट इफेक्ट देता है। जैसे एसेट अपने इफेक्ट्स देता है, सेम टू सेम एक्सपेंस भी वैसे ही इफेक्ट देता है। एक्सपेंस जब आपके बिजनेस में इंक्रीज होता है, खर्चा बढ़ता है, तो डेबिट इफेक्ट देता है, और जब जाता है तो क्रेडिट इफेक्ट देता है। इनको रिकॉर्ड कैसे करना है बुक के अंदर वो अलग स्टोरी है, बहुत आसान है। अभी सिर्फ ये समझो, एसेट आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। खर्चा बढ़ा तो डेबिट, खर्चा कम तो क्रेडिट। हाँ, तो ये हम लोगों ने दो इफेक्ट्स देखे, इनकी नेचर देखी कि इनकी एसेट की और एक्सपेंस की नेचर क्या है, एक जैसी है। इसी तरीके से लायबिलिटीज क्या होती थी, ऑब्लिगेशंस। लायबिलिटीज की नेचर क्या होती है, अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। लायबिलिटीज की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, तो जब डिक्रीज होंगी यानी कि कम होंगी तो डेबिट हो जाएंगी। इसी तरीके से रेवेन्यूज, इनकम्स जब इंक्रीज होती हैं, जब इनकम बढ़ती है, जब सेल होती है, जब रेंट रिसीव होता है, जब डिस्काउंट रिसीव होता है, तो ये क्रेडिट हो जाती हैं। और जब ये इनकम्स कम होती हैं, जब इनकम सवाल में कम हो रही होगी, वो बोलेगा इनकम कम हो गई, तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे। इसी तरीके से कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, जब कम होता है तो डेबिट होता है। इसको याद करने का बच्चों को वैसे लगता है हम कैसे याद करेंगे, मैं बोल देता हूँ ऐसे याद कर लो कि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो भी डेबिट, और लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट। अच्छा, इसको और आसान कर लेते हैं। देखो, याद रखो कि जो अकाउंटिंग है इसके अंदर ये दोनों दोस्त हैं, एसेट और एक्सपेंस। तो इन दोनों की नेचर भी क्या है, डेबिट नेचर है। यानी कि एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे, जब भी बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल एसेट और एक्सपेंस के दुश्मन है। तो ये लोग जो काम करते हैं ये उसका ऑपोजिट काम कर देते हैं। ये तीनों जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। तो तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो कि खाली पहले दो याद कर लो, एसेट एंड एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, तो जाहिर सी बात है कम होंगे तो क्रेडिट। बाकी तीनों का उल्टा हो जाएगा, ये जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसे तुम याद कर सकते हो कि एसेट और एक्सपेंसेस दोस्त हैं, और उन दोनों की नेचर हमें पता है कि वो दोनों जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और जब कम होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। तो लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल इनके दुश्मन है। तो जब वो बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, और जब कम होंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि वो उल्टा इफेक्ट दे रहे होते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों इंक्रीज हो रहे थे तो डेबिट हो रहे थे, और ये इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो रहे हैं ये तीनों। और इसी तरीके से अगर डिक्रीज हो रहे थे तो ये दोनों क्रेडिट हो रहे थे, लेकिन डिक्रीज ये तीनों हो रहे हैं तो डेबिट की तरफ जाके डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये इनकी नेचर्स हैं, ये इनकी नेचर है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आएंगी। अगर आप पहली बार अकाउंट्स ले रहे हो तो जाहिर सी बात है स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें बंदा पिक करता है। तो ये जो नेचर्स हैं ये तब ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी जब मैं आपसे डबल एंट्री बनवाना शुरू करूँगा। तो जब तुम डबल एंट्री बनाना शुरू करोगे उस वक्त तुम्हें समझ आएंगी ये बातें बहुत अच्छे तरीके से। आज तुमने क्या करना है, इन नेचर्स को दिमाग में बिठा लेना है कि एसेट है तो बढ़ेगा तो डेबिट है, कम होगा तो क्रेडिट है। एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट है, कम होगा तो क्रेडिट है। कैपिटल है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा। लायबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। रेवेन्यू है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। हाँ, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में बना सकते हो, लेकिन आसान कर दिया। एसेट और एक्सपेंस की सेम नेचर है, उनकी याद कर लो, तो बाकी तीनों की ऑपोजिट नेचर है, बाकी तीनों ऑपोजिट काम करते हैं, तो इनकी नेचर ऑपोजिट कर दी गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये बात समझ आ गई कि डबल एंट्री बुक कीपिंग जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर हमें सबसे पहली जो हमें बुक कीपिंग करनी है, जो हमें रिकॉर्डिंग करनी है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें इन पांचों एलिमेंट्स की नेचर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी नेचर के हिसाब से रिकॉर्ड हो रहे होंगे वहाँ पे। अगर कोई एसेट बढ़ रहा है तो उसकी नेचर डेबिट नेचर है, डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई लायबिलिटी बढ़ी है तो उसकी क्रेडिट नेचर होती है, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आगे जाके तुम लोग को मजीद और बातें क्लियर भी होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आज जो पढ़ लिया वो सब अगली क्लास में कुछ और ही पढ़ने वाले होंगे। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये जो सारा चक्कर था डबल एंट्री का, खासतौर से ये जो भी हमने नया चक्कर स्टार्ट किया है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता भी आगे प्रोलॉन्ग करेंगे, चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, और जब तक नहीं समझ आ जाती तब तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा।
सही है, चलो थैंक यू।